हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ। और इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, क्योंकि सदिश राशि होती है ई, एक सदिश राशि होती है ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए ई वेक्टर हम ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ डायग्राम इस प्रकार से बनेगा बेटा। देखिए ये माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। मान के चलो 2a दूरी पर स्थित है, तब इनका एक केंद्र बिंदु होगा O से यहां तक की दूरी a और O से यहां तक की दूरी भी a, कुछ इस प्रकार से बनेगी। हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। तो बेटा अक्षीय स्थिति में ज्ञात करने के लिए हम इसकी अक्षीय रेखा बनाएंगे, अक्षीय रेखा बनाएंगे। तो ये अक्षीय रेखा है, इधर भी अक्षीय रेखा हो सकती है, इधर भी अक्षीय रेखा हो सकती है। ये एक अक्षीय रेखा है और अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर, अक्षीय रेखा में हमने ये कोई बिंदु मान लिया पॉइंट P, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ई वेक्टर का मान ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों किस प्रकार से करेंगे, देखिए मान के चलो मध्य बिंदु O से और इस पॉइंट P की दूरी R है। मध्य बिंदु O से P पॉइंट की दूरी, P पॉइंट वो पॉइंट जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी दूरी है ये? R दूरी पर स्थित है। प्यारे बच्चों, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी, देखिए प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव आवेश से बाहर की ओर होती है। तो इसलिए यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ इस डायरेक्शन में होगी। और हम मान रहे हैं बेटे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है। प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा ये है बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, देखिए माइनस क्यू आवेश है ये, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कुछ इस प्रकार से होती है कि वो आवेश की ओर होती है, जो हम लास्ट लेक्चर में कवर भी कर चुके हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन बेटे कुछ इस प्रकार से होगी। और हम मान रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो रही है। हम वेक्टर लगा सकते हैं E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनेगा। प्यारे बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिए टॉपिक आप पढ़ चुके हो, किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला ये होता था KQ/R²। अर्थात जिस आवेश के कारण तीव्रता बननी है उससे जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है वहां तक की दूरी का वर्ग। हम मान के चलो P बिंदु पर Q0 चार्ज एक परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे, परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे तभी तो तीव्रता ज्ञात होगी। बिंदु आवेश में कैसे ज्ञात करते थे, एक ऐसे होता था Q आवेश और P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी थी तो हम यहाँ क्या करते थे, Q0 लेकर के आते थे। बट उस Q0 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई भी निर्भरता नहीं होती थी, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये ज्ञात हुआ था। सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे। प्लस Q से इस बिंदु P तक की दूरी बेटे, देखो प्लस Q से और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, जब प्लस Q आवेश से बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करोगे तो प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी भी चाहिएगी। देखिए O से लेके P तक की दूरी R है, O से लेके P तक की दूरी R है, बट O से लेके A तक की दूरी A है। O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके A तक की दूरी A है। O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके A तक की दूरी A है। O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है। O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी A है, बट O से लेके P तक की दूरी
ओ से लेके ए तक की दूरी ए है और ओ से लेके पी तक की दूरी आर है। अगर इस आर में से मैं ए को घटा दूं, इस आर में से ए को माइनस कर दूं, तो हमारे पास यही दूरी बचेगी प्लस क्यू से लेके पी तक की दूरी, अर्थात कितनी, आर माइनस ए। भैया ये कंप्लीट दूरी है ओ से लेकर के पी तक की दूरी, बट इसमें शामिल है ओ से लेके ए, ये भी शामिल है ओ से लेके प्लस क्यू आवेश तक की दूरी, ये भी शामिल है, कितनी थी, ए। अब हमें ज्ञात क्या करनी थी, प्लस क्यू से पी तक की दूरी, तो आप ये हटा दो, यानी ए को माइनस कर दो, तो मैंने ए माइनस कर दिया, किस में से, कंप्लीट दूरी आर में से। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दूरी आई है। इसी प्रकार बेटे देखो, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश से ही हमें दूरी चाहिएगी बिंदु P तक की, तो कुछ इस प्रकार से होगी वो। देखिए R दूरी तो ये है और हमें यहां से दूरी चाहिएगी, ये दूरी चाहिएगी, अर्थात इसमें कुछ ये पार्ट अतिरिक्त आ गया है और ये कितना पार्ट है, ए पार्ट, तो हम दूरी कह सकते हैं R प्लस ए। तो ये कंप्लीट आपका एक डायग्राम हुआ है। अब प्यारे बच्चों, हमें बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, देखिए बिंदु P पर कुल तीव्रता या नेट तीव्रता किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण भी और माइनस क्यू आवेश के कारण भी, उसका मान कितना हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। क्योंकि हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर अनेक आवेश हो, एक आवेश न हो, अनेक आवेश हो, तो उनके कारण जो तीव्रता ज्ञात करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, तो हमें क्या करना होता है, तीव्रताओं का योगफल करना होता है। ये लेक्चर इसी चैप्टर में आया कि बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पर क्या करते थे, अलग अलग आवेशों की जो तीव्रताएं थी उनका सदिश योगफल करते थे, इसलिए वो सूत्र यहाँ पर लगाया। अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, E1 का मान ज्ञात करना होगा, E2 का मान ज्ञात करना होगा और इस फॉर्मूले में रखना होगा और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए E1 वेक्टर में कैसे ज्ञात करूंगा बेटे, E1 किसके कारण बन रही है, प्लस क्यू के कारण, तो K Q अपॉन प्लस क्यू के कारण बन रही, तो प्लस क्यू से ही हमें दूरी चाहिएगी और प्लस क्यू से दूरी कितनी है, R माइनस ए, और इसका होता है बेटे स्क्वायर। बट सर ये तो परिमाण है, अगर हम E1 बराबर लिखते KQ अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर तब तो सही था, बट हमने तो यहाँ पे वेक्टर लगा रखा है और वेक्टर लगा रखा है तो सदिश निरूपण कर रहे हैं, और सदिश में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सर ये तो परिमाण हुआ है, अब इसके साथ दिशा क्या आएगी, प्यारे बच्चों दिशा देखिए किस तरीके से हम यूज करेंगे। देखिए E1 वेक्टर की दिशा कुछ इस प्रकार से है बेटे, ढंग से समझना इसकी दिशा कैसे लूंगा मैं। E1 वेक्टर की दिशा कुछ इस प्रकार से है ना, देखो इस प्रकार से, और हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखते उसकी डायरेक्शन किस साइड से किस साइड की होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। बिल्कुल जस्ट लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ये तो E1 वेक्टर की दिशा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस ये है और प्लस ये है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी कुछ इस प्रकार से होगी, अर्थात P वेक्टर की दिशा भी इस प्रकार से होगी। ये जो P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये दिशा भी बता रहा है और परिमाण भी बता रहा है, इसकी दिशा इधर है, बट इसका एकांक सदिश कितना होगा, एकांक सदिश होगा बेटे P कैप, एकांक सदिश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा, P कैप। और एकांक सदिश क्या बताता है, एकांक सदिश केवल और केवल किसे बताता है, दिशा को। देखिए जो P वेक्टर है ये दो बात बता रहा है, दिशा भी बता रहा है और परिमाण भी बता रहा है, अर्थात यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है वो भी बताएगा और यहां से लेके यहां तक किस दिशा में ये भी बताएगा, कौन,
पी वेक्टर। बट अगर पी कैप की बात की जाए तो पी कैप ये बताएगा कि ये आवेश इस आवेश से किस दिशा में है अथवा ये आवेश इस आवेश से किस दिशा में है। कौन बताएगा? पी कैप। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, पी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो पी कैप की डायरेक्शन भी 100% इधर ही होगी, क्योंकि पी कैप इसी की तो दिशा बताएगा। तो पी कैप की डायरेक्शन भी किधर होगी? यही पी कैप की डायरेक्शन होगी। और अब हम तुलना करें E1 वेक्टर की और पी कैप वेक्टर की। दोनों वेक्टर तो है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन को बताने वाला एक वेक्टर है, ये क्या होगा? पी कैप। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? पी कैप। अब ये जो राशि आई बेटे, अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये हमारी सदिश रूप में आई है। ये अपना सदिश रूप बन गया है E1 वेक्टर का मान। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार हम E2 वेक्टर का मान ज्ञात करेंगे। देखिए E2 वेक्टर कितना हो जाएगा? K। E2 वेक्टर K Q अपॉन, अब इनके बीच की दूरी, क्योंकि माइनस के कारण ज्ञात कर रहे हैं ना, माइनस के कारण ज्ञात कर रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी है बेटे? R प्लस A। माइनस आवेश से यहां तक की दूरी R प्लस A और उसका कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब भैया E2 वेक्टर की भी दिशा में हमें एकांक सदिश देखना होगा। देखिए E2 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर है? प्यारे बच्चों E2 वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। अब इसकी दिशा में एकांक सदिश कौन सा होगा? ध्यान से समझना, हमारे पास एक सदिश है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और सदिश का नाम क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश की दिशा कुछ इस प्रकार से है, पी वेक्टर, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू। बट हमारी डायरेक्शन ई वेक्टर की कुछ इस प्रकार से आ रही है, E2 वेक्टर की डायरेक्शन इस प्रकार से है, अर्थात इसके विपरीत है। प्यारे बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो स्थिति सदिश है वो ये है पी वेक्टर, कुछ इस प्रकार से है। और इसका जो एकांक सदिश होगा, मैंने अभी बताया, इसका एकांक सदिश होगा पी कैप। तो उस एकांक सदिश की भी दिशा इसी प्रकार से होगी। क्यों होगी इस प्रकार से? क्योंकि इसी की तो दिशा बता रहा है ये। देखो भैया पी वेक्टर दो बात बता रहा है, सदिश दिशा भी बता रहा है और परिमाण भी बता रहा है। बट ये जो पी कैप है ये इस वेक्टर की दिशा बता रहा है कि ये दिशा इस ओर है। बट हमें दिशा किस ओर लेनी है? इस ओर लेनी है। और दिशा को बताने वाला एक ही सदिश होता है, एकांक सदिश, इसलिए हम दिशा के लिए एकांक सदिश लेंगे। अब देखिए इसमें इसमें तुलना करो, दोनों की दिशाएं विपरीत हो रही है ना, दोनों की दिशाएं विपरीत हो रही है ना। बट हम तो पढ़ चुके हैं कि अगर ए वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो, बी वेक्टर कुछ इस प्रकार से हो, परिमाण में एक समान हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। माइनस चिन्ह क्या बताता है बेटे? कि दिशा विपरीत है। यहाँ पे भी हम यही रूल फॉलो करेंगे कि पी कैप की और E2 वेक्टर की दिशा विपरीत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस पी कैप, अर्थात ये जो E2 वेक्टर है इसकी दिशा पी कैप की विपरीत दिशा में है। तो हमारे इस प्रकार से कुछ E2 का मान भी ज्ञात हो गया। अब E2 के मान को और सरल रूप से लिखने के लिए, E2 के मान को और सरलता से लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि E2 वेक्टर बराबर, ये माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। प्यारे बच्चों ने E1 वेक्टर का भी मान ज्ञात कर लिया, E2 वेक्टर का भी ज्ञात मान कर लिया, और यही मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। और इस फॉर्मूले में रखने के बाद हमारे पास नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी बिंदु P पर। तो देखिए मैं कैसे रखूंगा, यहां पर E1 का मान और E2 का मान सूत्र में रखेंगे, ऐसे लिखेंगे E1 वेक्टर तथा
E2 वेक्टर का मान, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर देखिए कितना हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू, देखो E1 का मान, बेटे E1 का मान कितना आया था, K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और इंटू P कैप, ये मान आया था E1 का जो मैंने यहां से मिटा दिया है, प्लस E2 का मान, देखिए यहां पे माइनस आ रहा है, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, इसलिए यहां पर माइनस आएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब यहां से कुछ कॉमन है, कॉमन बेटे यहां पर देखना, ई वेक्टर इज इक्वल टू के कॉमन है, के भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये जो पी वेक्टर है ये भी तो दोनों में सेम है, ये हमने यहां पर ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से हल होकर के ई वेक्टर निकला है। अब देखिए इसे और भी सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से इसे हल करेंगे वो ध्यान से समझना बेटे। ई वेक्टर बराबर, देखिए के और क्यू ये तो सेम रहा है, बट प्यारे बच्चों यहां पर एक फॉर्मूला बनना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी फिलहाल तो ये घात 2 जो है ना भूल जाओ आप, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग, बट इन पर घात कितनी है 2, तो अब इसे ऐसे लिख देंगे, इसकी घात 2। प्यारे बच्चों अब इसे सोल्व करेंगे, देखिए आर माइनस ए कुछ इस प्रकार से है, ये आर माइनस ए, आर प्लस ए और कंप्लीट पे होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से है। देखिए आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसिल हो गया और उसका स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, बस ये बचा है ना आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो हम यहां पे लिख देंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब देखना आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ये भी क्या है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो उसे यहाँ पर लिख देंगे आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पी कैप बिल्कुल सेम रहा है। अब इसे हल करेंगे बेटे, देखिए सोल्व कैसे करेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू, प्यारे बच्चों देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे बेटे, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, देखिए मैं माइनस भी ओपन कर रहा हूं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, अगर ये माइनस ना होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता ना, लेकिन वो प्लस बी भी इसके कारण माइनस ही हो जाएगा, फिर बाद में आता माइनस 2ab, वो माइनस 2ab इसके कारण प्लस में हो जाएगा 2ra, और ये पी कैप बिल्कुल सेम अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास वैल्यू बच रही है ई वेक्टर बराबर के क्यू इंटू 2 आर ये है 2 आर ये है, तो 4 इंटू आर इंटू ए, ये सब बचेगा
और इनका पी कैप अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है। अब ध्यान से समझना बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था। पी का फॉर्मूला क्या होता था? कोई भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यही होता था ना। तो इस रूप में हम यहाँ पे लिखेंगे इसे कैसे? ई वेक्टर बराबर के झूकत हो रहा, क्यू झूकत हो रहा, इसे हमने लिख दिया 2 गुना 2 इंटू आर इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इनकी जो एकांक सदिश है ये पी कैप, जो हमें केवल और केवल क्या बता रहा है? दिशा बता रहा है। अब इसे सोल्व करेंगे बेटे। देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू ये के तो बिल्कुल सेम रहा, क्यू इंटू 2a। देखो क्यू इंटू 2 और a जो मैंने अंडरलाइन करा है बेटे। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा P का, ये और ये मिलकर के। अब भी हमारे पास कितना बच रहा है? 2 इंटू आर बच रहा है अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका ये P कैप। तो कुछ इस प्रकार से हमारी वैल्यू ज्ञात होकर के आई है। अब इसे हल करेंगे। देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर 2 को हम शुरू में भी लिख सकते हैं 2 के पी आर, बात एक ही है ये सब, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और दिशा बताने वाला सदिश पी कैप भी इनके साथ साथ विराजमान है। यार बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान में लगानी है। देखो ये माइनस क्यू आवेश था, ये प्लस क्यू आवेश था, ये दोनों एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित थे। ये ए बिंदु, ये ए बिंदु। और जो हमें ज्ञात करनी थी, बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी थी, O से लेकर के R तक थी ये दूरी, O से लेकर के R दूरी पर थी। मैंने पहले ही के लेक्चर में बताया था कि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर होते हैं, अति सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। ये जो दूरी है ना बहुत कम होती है। ये जो 2a दूरी है बहुत कम दूरी पर है। अगर 2a दूरी ही कम है तो a तो और भी कम हो जाएगी। और इसी का अकॉर्डिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसकी अक्षीय रेखा पर बिंदु P जो है वो अधिक दूरी पर है, बहुत अधिक दूरी पर है। किसकी अपेक्षा? O से लेके यहां तक की दूरी की अपेक्षा। फिर समझिए, मान के चलो विद्युत द्विध्रुव है, वो दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होते हैं, तब O से लेकर के इनके मध्य बिंदु से लेकर किसी भी एक आवेश की दूरी तो और भी कम होगी। और जब हम इस प्रकार की दूरी बहुत नगण्य, बहुत सूक्ष्म मानेंगे, हम ये मानेंगे कि जो P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, O बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जहां पे तीव्रता ज्ञात करनी है। हम ये मानेंगे विद्युत द्विध्रुव से वो P बिंदु काफी दूरी पर है, अधिक दूरी पर है, अर्थात R काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है। किसकी अपेक्षा? A की अपेक्षा। और उस कंडीशन में हम A को क्या मान लेंगे? A को मान लेंगे हम नगण्य, अर्थात उसकी वैल्यू बहुत सूक्ष्म मान लेंगे। और जब नगण्य मान लेंगे बेटा तो हम इस वैल्यू को यहीं पर छोड़ देंगे। अब हमारे पास कितना मान निकल करके आएगा? देखिए हमारे पास जो मान निकल करके आएगा कुछ इस प्रकार से होगा, ई वेक्टर बराबर 2 के पी आर अपॉन, ये वैल्यू तो नगण्य हो गई, आर की स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर है, फिर तो आर की पावर 4 और ये पी कैप जो
दिशा बता रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो प्यारे बच्चों इस आर से कैंसिल हो जाएगा और ई वेक्टर बराबर 2k p अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पी कैप एकांक सदिश है जो दिशा बता रहा है। और किसका एकांक सदिश है ये है बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एकांक सदिश। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना पी वेक्टर, उसकी भी दिशा सेम ऐसे ही थी, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये पी कैप तो बता रहा है एकांक सदिश, और ये जो पी है ये वो बिंदु है जहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात ये तो वो बिंदु है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पी कैप बेटे एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये इसका फॉर्मूला है बेटे, बट अगर हम इसे अदिश रूप में लिखें, ये तो सदिश रूप में है, अगर हम इसे अदिश रूप में लिखें तो E बराबर 2k p अपॉन आर क्यूब, इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा हमारा अदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही फॉर्मूला हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 2 इंटू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखो k की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 को यहाँ पर रख सकते हैं 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये भी फॉर्मूला हमारा सही है बेटे, बात एक ही है। इसी का दूसरा रूप हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। ये भी फॉर्मूला हमारा सही है। और है तो सब एक ही है, ये तीनों फॉर्मूले एक ही हैं। ये सदिश रूप में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये अदिश रूप में है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये हमने यहाँ पर जो कूलॉम नियतांक होता था k, उसकी वैल्यू रख दी। यहाँ पर इस संपूर्ण नियतांक का जो मान होता है उसकी वैल्यू रख दी, बस इतना सही था। तो इस प्रकार से ये टॉपिक बेटे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी है। आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।